आपको अपने इतने साल के करियर में किस तरीके की गलतियां करते हुए इन्वेस्टर्स अब तक मिले हैं? म्यूचुअल फंड को समझना ही बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो एसआईपी का फॉर्मूला है ये फेल हो गया हो? जिसने 2024 में आपकी शुरुआत की है एसआईपी, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है और नुकसानमंद नहीं रहेगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। आपको रिटर्न क्यों चाहिए, आपको ग्रोथ क्यों चाहिए, आपके पैसों के ग्रो क्यों होने चाहिए, टू क्रिएट अ परचेसिंग पावर है। लेकिन जब कोई गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है, सपोज मैंने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, अब वो जो 20 साल का जो टाइम है उसमें 18 साल मुझे पूरे हो गए इन्वेस्ट करते करते, मेरा गोल आने वाला है, 2 साल बचे हैं उसमें, तो ऐसे टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या रिवर्स एसटीपी काइंड ऑफ चीज की, मतलब इक्विटी वाला जो मेरा फंड है जहाँ रिटर्न मिल के अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया, अब वहां से मैं एक एसटीपी वापस से डेट फंड में लगा दूं? समझो कि आई एम इन 30s, ओके, एंड आई हैव रीच्ड 55, ओके, और 55, आई स्टार्ट डूइंग एसटीपी रिवर्स। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि अपनी इक्विटी फंड से ही एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल लगा देते हैं। अगर कहीं रिटायर क्लाइंट है और उसको मार्केट ने ग्रोथ ही नहीं दी है, सो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। तो मार्क टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एसडब्ल्यूपी करना रिस्की हो सकता है। 10 साल अभी आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी स्कीम देख लीजिए, आपको 10 साल के रोलिंग रिटर्न में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों की अब तो हमारे देश में कोई कमी है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो एसआईपी करते हैं, एसआईपी को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन तब क्या, अगर मैं उन सब लोगों से पूछूं कि क्या उन्हें एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी जैसी सारी टर्म्स के बारे में पता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एसआईपी के बारे में ही ठीक से नहीं बता पाएंगे। यानी कि हम भारतीय निवेशकों को पैसा लगाना आता है, उस पैसे को कब स्लोली लगाना है, कब उसे तेजी से इन्वेस्ट करना है, ये हमें नहीं पता। कब हमें किस फंड से किस फंड में शिफ्ट होना है, ये हम नहीं जानते। और जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया, अच्छा कॉपस तैयार किया, उससे रिटायरमेंट में ठीक से यूज कैसे करना है, इस चीजों से भी हम अनजान रहते हैं। तो देखिए, तमाम सवालों पर क्लैरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर बनाने के लिए आज स्टूडियो में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आज के पॉडकास्ट के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं समित चौधरी जी। नमस्ते सभी निवेशकों को मेरा प्रणाम, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अमर उजाला बोनस फॉर इंटरेक्शन विद आपके निवेशकों के साथ। थैंक यू सो मच सर, वो कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। सर, सबसे पहले तो आपकी जो कंपनी का नेम है सैमसंग, मुझे एकदम से हिट किया व्हेन आई रेड इट ऑनलाइन। क्या इंस्पिरेशन था आपका सैमसंग से? मतलब वर यू फैन ऑफ सैमसंग फोन्स और व्हाट? सो नहीं, ये संगम है समित और संगीता का, जो मेरी बेटर हाफ है और वेरी मच द पार्टनर इन सैमसंग फाइनेंशियल। सो शी वॉज अ वन हु इंस्पायर्ड मी टू बी कम इन टू दिस इंडस्ट्री ऑफ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड में मैंने शुरुआत की तो 2003 में, तो तब संगीता मेरी वाइफ वॉज इन टू द इंडस्ट्री ऑलरेडी, बट शी इंस्पायर्ड मी टू कम इन टू एज अ प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। सो दैट वॉज द थिंग कि येस, इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, येस, एंड यूनिक, एंड समित और संगीता का मिलजुल होना चाहिए था। अच्छा, तो ये सैमसंग वहां से निकल कर आया। अच्छा, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? 2003 से पहले व्हाट वर यू डूइंग? सो इट हैज़ बीन, मेरे लिए शुरुआत कॉलेज से ही हुई थी। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, सो तब से ही मैंने फिगर्स को पसंद किया, लाइक ऑल दिस वैल्यूएशंस एंड अदर थिंग बहुत मुझे पसंद थे। और मेरा जो करियर चालू हुआ वो एक बहुत ही अच्छे बैंक के साथ चालू हुआ, जिसमें मुझे पर्सनल फाइनेंस यानी ये पर्सनल लोन का एक प्रोडक्ट था, जिससे मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स जो थे वो फाइनेंस हेड और ट्रेजरी हेड थे। सो एट अ वेरी बहुत ही कम उम्र में, लाइक आई माइट बी माई 20s, अर्ली 20s में था, और मैं इन लोगों से बात करता था, और ये लिस्टेड कंपनीज़ के फाइनेंस हेड और ट्रेजरी थे, हेड्स थे। तो मेरे लिए उनसे बात करना और ये करना बहुत ही सारा, मुझे बहुत अच्छे फिगर्स के लिए उनके साथ रहकर बहुत ही अच्छा मुझे अनुभव हुआ, एंड वो मुझे आगे जाकर उनके पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल में बहुत काम में आया। सो दैट वाज अ बिगनिंग ऑफ माय करियर एक्चुअली। मेरे लिए पैसा मम्मी पापा से नहीं लेना था, मेरी पॉकेट मनी मैं खुद करता था। सो दैट वाज मेरी वो शुरुआत थी कि मैं अपने पैसे को ही कमाऊं और मैं अपने लिए खर्च करूं।
और मम्मी पापा तो है ही, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन द एकेडमिक्स, लेकिन मैंने अपने जो खर्चे थे वो मेरे खुद के कमाई से किए थे। ओके, कूल, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। एक चीज सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि SIP, STP, इस तरीके के जो टर्म्स हम म्यूचुअल फंड्स में सुनते हैं, अच्छा बहुत सारे मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स सुने हैं जिनको यही नहीं पता कि SIP और म्यूचुअल फंड का फर्क क्या है। म्यूचुअल फंड में हम SIP करते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है। ऑल दे नो इज म्यूचुअल फंड सही है, ये टैगलाइन सबको याद हो गई है, एंड SIP सिप इज काइंड ऑफ, दे थिंक इट इज अ प्रोडक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने इतने साल के करियर में किस तरीके की गलतियां करते हुए इन्वेस्टर्स अब तक मिले हैं? सो काफ़ी मैंने यानी पिछले 20 साल तो हो गए हैं हमें इस इंडस्ट्री में, तो मैंने शुरुआत से ही बहुत सारे यानी ऐसे थे कि म्यूचुअल फंड को समझना ही बहुत डिफ़िकल्ट था। इट इज़ पिछले 10 साल से काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी मालूमात हो गई है म्यूचुअल फंड के बारे में, बहुत सारे जायदाद आ रही है, और ख़ुद रेगुलेटर्स भी काफ़ी ज़ोर शोर से उसको म्यूचुअल फंड सही है ये करे प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत के जो यानी अगर हम 2003 के टाइम की बात करें तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था कि समझ में नहीं एक्चुअली क्या म्यूचुअल फंड्स है। यस, बहुत सारा यानी उससे पहले हिस्ट्री है, 90 साल से 1990 से हिस्ट्री है म्यूचुअल फंड इंडिया की, लेकिन तभी भी बहुत कम जन जानते थे बेसिकली। एंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ये है कि जो प्रोडक्ट सिर्फ बड़े लोग यानी अमीर लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटेल अभी जानना चालू किया है, कम इनकम वाले भी अभी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो चैलेंजेस थे, और जैसे आपने सही बताया कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे SIP में इन्वेस्ट करना है, तो ये बहुत ही कॉमन है। और यानी बहुत ही यानी देयर आर लर्नेड पीपल ऑल्सो, हम बोलते हैं, वो भी यही हमको बोलते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं करना है, मुझे SIP में करना है। ओके, मतलब कंफ्यूजन अभी भी मार्केट में है। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि बहुत सारे जन यानी अगर मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई जैसे आई एम टॉकिंग बहुत बिग सिटीज एंड Tier 1 सिटीज की बात कर रहा हूँ, तो आगे तो मैं T2 और यानी अलग Tier 3 Tier 2 में गए नहीं हो, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी जोर शोर से निवेशक है जो अभी भी अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज हम क्लियर कर देते हैं पहले दर्शकों को कि एक तो आप एक डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज SIP, क्या होती है, और एक ये कि अक्सर हम सुनते हैं कि SIP जो है वॉलेटाइल मार्केट में, जब मार्केट गिर रहा है उठ रहा है, मतलब फ्लक्चुएशंस है मार्केट में, तब काफी हेल्पफुल रहती है इन्वेस्टर के लिए, फायदेमंद होती है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो SIP का फॉर्मूला है ये फेल हो गया हो? पहले मैं ये बताऊं कि SIP जैसी एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट नहीं है किधर भी, इतनी खूबसूरत, इतनी फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट कहीं पर भी किसी को भी निवेशकों को नहीं मिलेगी जैसे SIP। फर्स्ट तो SIP क्या है, एक रकम, आप एक फिक्स रकम हर महीने या कोई भी पीरियड, टाइम फ्रेम, फ्रीक्वेंसी में आप करते हो, और वो एक पर्पस के लिए करते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है, हम पर्पस नहीं करते हैं, पहले उसको डिफाइन नहीं करते हैं, और इसके वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मैं आगे जाकर उससे बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर आप कहें तो मार्केट के उतार चढ़ाव में ये बहुत काम आती है। ओके, जब जैसे कि हम पिछले 20 महीने से देख रहे हैं जिस तरह से 2024 सितंबर से जो हमारा जो सब निवेशकों की हाल हो रहे हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही है, लेकिन इससे खूबसूरत मौका आपको नहीं मिलेगा। जिसने 2024 में आपकी शुरुआत की है SIP, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है और नुकसानमंद नहीं रहेगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो मौका आपको मिला है वो मौका आपको बार बार मार्केट नहीं देती है। 2000 से 6 साल पहले 2020 में और 21 में ये मौका मिला था बहुत सारे निवेशकों को, अभी ये मिला है 2024 और 2025 में। ठीक है, मतलब ये क्रूशियल टाइम था। मुझे लग रहा है मैंने 1 साल से, जब से मैं म्यूचुअल फंड्स को पढ़ रही हूँ, बातें कर रही हूँ एक्सपर्ट से, ये मैंने पहली बार सुना कि इट वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम जिन लोगों ने 2024 से 25 से शुरुआत करी थी अपनी SIPs की। यानी SIP एक ऐसा ये है, कॉन्सेप्ट है जो आप ऊपर चल रही है मार्केट, यानी 2000 अगर आपने शुरुआत से जनवरी टू सितंबर एक तेजी लगी थी मार्केट, और हम हर महीने में
ऊपर वाले NAV में ले रहे थे, यानी प्राइस वाज हायर गोइंग अप एंड यू आर बाइंग द सेम अमाउंट, आपको कम यूनिट्स मिल रहे थे। लेकिन 2024 से जो नीचे आया है सितंबर से, आप हर महीने वही रकम निवेश कर रहे हो, लेकिन आपको यूनिट ज़्यादा मिल रही है। मतलब डिस्काउंट पे आप जो है, यानी ये तो सेल लगी हुई है अभी तो मार्केट में, तो मैं तो शॉपिंग करने चलूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सर, SIP में भी बहुत सारे वेरिएंट अब हम सुनते हैं। STP, हम माफ कीजिएगा, स्टेप अप SIP अगर हम देख लें, वो एक टर्म है। इसके अलावा फ्लेक्सी SIP एक टर्म है। क्या फर्क है और क्या कुछ डिफरेंस होता है? मतलब इज इट अ फ्लेक्सिबल वे टू डू SIP, और व्हाट इज दिस स्टेप अप SIP, टॉप अप SIP? जैसे कि बहुत टाइम इस टाइप के मार्केट्स में निवेशक बहुत इमोशनली हम डाउन हो जाते हैं और हम अपने तरफ से डालने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, ना। हमको कहीं का जिगत हो जाए, नहीं अभी नीचे जाएगी या अभी हो जाएगा, ये होगा। इसको अगर आपको रोकना है या यू वांट टू ओवरकम दैट, आपको उसको ये करना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो टॉप अप या फ्लेक्सी। यानी जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स का बेनिफिट है। तो बोलते हैं ना कि सेल में जाते हैं तो 50 रुपये और 500 रुपये ज़्यादा ही निकल जाते हैं, क्योंकि हमको और एक चीज़ लेने की, और एक चीज़ लेने की। यही सोच के आप ये समझ लीजिए कि आपको ये मौका मिला है ज़्यादा, और यही टॉपअप SIP है या फ्लेक्सी SIP है, वो काम में आती है। आप वही स्कीम में ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो, क्योंकि तब मार्केट हैज़ कम डाउन बाय 10% और 20%, एंड दिस वर्क्स वेरी वेल विथ टॉपअप SIP। हमने पिछले 20 मंथ्स में हमारे जो निवेशक हैं, तो उनको यही सलाह दी है कि अगर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ पर आप 10,000 SIP कर रहे हो तो उसको 20,000 कर लो। अगर आप 50,000 SIP कर रहे हो तो और 20,000 इंक्रीज कर लो। अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन अगर ये ऑटोमेटेड हो जाए लाइक कुछ अपने आप, तो ये समथिंग इज रियली, मतलब जब मार्केट डाउन आए तो हमारा SIP अमाउंट अपने आप बढ़ जाए, मतलब ऐसा भी कोई फीचर है? Yes, there are couple of AMCs has bought, mutual fund has bought this concept also, and it is working already. अच्छा, मतलब मुझे मैनुअली मार्केट को ट्रैक करके अपनी SIP इंक्रीज नहीं करनी है? Not required. अगर जैसे देख रहे हैं कि there is a valuation downside, अगर कम हो गई है तो ऑटो टॉप अप हो जाएगा। ओके। Yes, that is a feature which is there in the already. अच्छा, मतलब जो डायरेक्ट You have to निवेशक है, only आपको वो ऑप्ट करना है। अच्छा, ठीक है। जो मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो मोबाइल ऐप के थ्रू, UPI ऐप्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करें, वहां पर भी उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है? यस, बहुत सारे फंड हाउस के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। अगर ये ऐप का कहना मैं अभी कमेंट बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे फंड हाउसेस जो है उनके प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ओके, या आपको ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जैसे आजकल MF यूटिलिटी है या NSE के प्लेटफॉर्म है, सो दीज आर BSE के प्लेटफॉर्म्स है, उधर वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है ये करने का, विच इज़ मैनेज बाय सम डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। Okay, so they give this option. There is an option available of this opting the top up SIP or flexible SIP. ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो सर एक नाम स्टेप अप SIP जो मैंने बोला भी था, जब हम बात करते हैं महंगाई की, इन्फ्लेशन की, जो कि हर साल बढ़ रही है, स्टेप अप क्या मतलब सबसे अच्छा टूल है उस महंगाई को, उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, स्टेप अप SIP? एब्सोल्युटली, जैसे आपकी ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किस पर्पस के लिए निवेश कर रहे हो, आपको क्या चाहिए। हर किसी को रिटर्न चाहिए, लेकिन वो रिटर्न क्यों चाहिए उसका कारण किसी के पास नहीं रहता है, बस रिटर्न चाहिए। लेकिन अगर आप समझे तो आपको रिटर्न क्यों चाहिए, आपको ग्रोथ क्यों चाहिए, आपके पैसों के ग्रो क्यों होने चाहिए, टू क्रिएट अ परचेसिंग पावर। आगे जाकर यही जो 100 रुपये है, यही जो 500 रुपये जो आप आज खर्च कर सकते हो, उसकी कॉस्ट होने वाली है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स बेसिकली। तो वो परचेसिंग पावर क्रिएट करने के लिए, अगर आप एक ही स्पीड से जा रहे हो, 10,000 की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको शायद मिलेगी कंपाउंडिंग इफेक्ट, लेकिन उससे बेहतर इफेक्ट आपको टॉप अप से मिलती है, स्टेप अप से मिलती है। ठीक है, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के जब हम SIP करते हैं। सी, एक सिंपल आपको एक कैलकुलेशंस बता दो। आप सैलरीड पर्सन को नौकरी में हर साल
साल में एक इंक्रीमेंट होता ही है, ओके, अप्रेजल होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो वो इंक्रीमेंट खर्चे वही है, ओके, वही तेजी से बढ़ने वाले। अगर आपकी सेविंग रेशो 30% है, आपके खर्चे की एक्सपेंस रेशो इज 40% एंड योर लाइबिलिटी रेशो इज 20% to 25%, ओके, मीन्स इफ यू आर अर्निंग 1 lakh of rupees salary, okay, you are going to get a 10% extra next year. 10% खर्चे भी बढ़ गए, 10% सेविंग भी बढ़ा दीजिए ना। तो यही तो टॉपअप है, यही तो स्टेप अप है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज से एक और बात निकल कर आई, जैसे मान लीजिए मेरा बोनस आया या फिर किसी का भी बोनस आया, सैलरी आई या फिर कोई प्रॉपर्टी बेची, तो मतलब इकट्ठा पैसा हाथ में आता है ना जब किसी के, तो वो क्या करे? मतलब क्या जो उसकी ऑनगोइंग एसआईपी चल रही है म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसमें मैन्युअली स्टेप अप लगा दे, टॉप अप कर दे, पैसे डाल दे, या फिर जो जितना भी अमाउंट उसके पास आया या फिर किसी और फंड में लगा के, जिसको हम एसटीपी भी कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वहां से उसे इक्विटी फंड में लगा। एक तो आई वुड लव अगर आप डिफाइन कर दोगे एसटीपी हमारे व्यूअर्स को, और क्या इस मतलब इस सवाल का जवाब क्या होगा, क्या करना चाहिए? बस एक जुड़वा भाई है, एसआईपी का जुड़वा भाई है एसटीपी, ओके। सिर्फ इसमें यही एक फ़र्क है कि जैसे आप सैलरीड, आपने जैसे एक बताया कि बोनस मिलता है या कोई एक रकम आ गई है सेल ऑफ प्रॉपर्टी से, या एक लमसम आ गई है, अभी ये रकम क्या करनी है, ओके। तो फर्स्ट वो क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे और किस चीज़ के लिए करनी है, ओके, निवेश। सो अगर मुझे चाहिए कि ये मेरी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए ही जाना चाहिए, ओके। अभी मैं अगर 30s में हूँ, मिड 30s में हूँ, और मुझे मालूम है कि मुझे और 25 साल काम है, ओके, वर्किंग स्पैन मुझे इतना है, सो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट दिस एज लमसम। बट looking at the current conditions or situations of the markets, okay, आप मार्केट्स की उतार चढ़ाव से डर रहे हो कि ये मैं अभी लगा दूँ या थोड़े टाइम के बाद लगा दूँ, तो उसका ये आंसर है एसटीपी। आप डेट फंड्स में या लिक्विड या डेट फंड्स में कितने अवधि में आपको स्टैगर करना है, आपको इसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्विटी टारगेट फंड में, तो वो आप कर सकते हो एसटीपी रूट से। आपने डाले है से अबाउट फॉर एग्जांपल आपको मिली है बोनस 5 lakhs की बोनस मिली है, 5 lakhs की बोनस को आपको अभी इन्वेस्ट तो करना है, रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव है, आपने एसेट सिलेक्ट किया है इक्विटी, ओके। अभी ये 5 lakhs को आपको अगले 12 महीनों में स्टैगर करना है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि अगले 12 महीने में शॉर्ट टर्म नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट्स। तो ये तो मैं अपनी सेविंग अकाउंट से भी कर सकती हूँ, व्हाई टू चूज डेट फंड? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एसटीपी कि सी अगेन द इमोशंस प्लेस योर सेविंग अकाउंट एंड योर लिक्विड अकाउंट, लिक्विड फंड अकाउंट डिफरेंशिएट्स और योर सेविंग्स, बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट्स। आपने सेविंग में रख दिए तो यहाँ पे आप गए शॉपिंग के लिए और निकल गए आपके पैसे, और दैट इज द रीजन वी हैव टू कीप दिस मनी डेडिकेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो एसटीपी इज जस्ट सिमिलर टू एसआईपी बट वेयर यू आर स्टैगरिंग, यू आर टेकिंग सो बेनिफिट्स ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड स्टैगरिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इज देयर इन एसटीपी ऑल्सो। ठीक है। और एक चीज और सर, जब हम पैसे लगाने की बात करते हैं तब तो हम एसटीपी का बहुत नाम लेते हैं कि आप इस फंड में पार्क कर दीजिए, डेट फंड में, विच इज लेस वॉलेटाइल, कम उतार चढ़ाव है, मार्केट का है ही नहीं इम्पैक्ट, और वहां से आप इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते रहिए। लेकिन जब कोई गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है, सपोज मैंने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, अब वो जो 20 साल का जो टाइम है उसमें 18 साल मुझे पूरे हो गए इन्वेस्ट करते करते, मेरा गोल आने वाला है, 2 साल बचे हैं उसमें, तो ऐसे टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या रिवर्स एसटीपी काइंड ऑफ चीज की, मतलब इक्विटी वाला जो मेरा फंड है जहाँ रिटर्न मिल के अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया, अब वहां से मैं एक एसटीपी वापस से डेट फंड में लगा दूं? बहुत बढ़िया है। दिस इज एन एसेट रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशंस जो हम बोलते हैं, रीबैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप हर एक निवेशक को आपके पर्पस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसकी हॉराइजन पता चलती है कि कितनी अवधि के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं हर निवेशक को यही पहला प्रश्न, मेरे 3 प्रश्न होते हैं, आप किसके लिए कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, और कितने टाइम के लिए कर रहे हो, ओके। सो आपको क्या जानकारी मिलती है? मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, और मेरी रिटायरमेंट के लिए और 25 साल है, राइट। सो आई नो दैट कितना उनको टाइम है। अभी 25 साल यानी सही समझो कि आई एम इन 30s, ओके, एंड आई हैव रीच्ड 55, ओके, और 55 आई स्टार्ट डूइंग एसटीपी रिवर्स,
यानी अभी मैंने जमा कर लिए हैं, लेकिन मुझे अभी सेफर एसेट क्लास में आना है, क्योंकि जो जमा किए हैं वो मुझे बचा के रखने हैं, ओके, संभाल के रखने हैं। यही आप कीजिए आपके बच्चों के शादी या बच्चों की एजुकेशन के लिए, यही टाइम है। यानी दिस इज अ टाइम व्हेन दैट फर्स्ट बिफोर द गोल, आपके जो गोल का ईयर है उसके 1-2 साल पहले आप STP रिवर्स चालू कर सकते हो। यानी जो आपने कॉर्पस जमा किया है उसको अभी सेफ्टी में लाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोविड के वक्त जानते हैं, इट केम अनसर्टन, राइट, इट वाज नो वन अवेयर ऑफ। नो, एट दैट ईयर इफ अ क्लाइंट हैड अ चाइल्ड्स फीस टू बी पेड, उसके निवेशक ने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की थी 10 साल से, पिछले 10-15 साल से इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट जमा हो गया है, अगले साल MBA के लिए बच्चे को भेजना है, ओके, 50 लाख की जरूरत है। अभी कोविड आ गया तो तब मार्केट तो घटा था एकदम, यानी एक ही 3 महीने में 40% नीचे आया था। अभी वो अगर उसने ये पैसे STP के द्वारा अगर उसने 2019 से ही अगर बाजू में रखे होते तो इट वुड हैव नॉट इम्पैक्टेड दैट इन्वेस्टर। और इसीलिए रिवर्स STP जो है, यानी हम हर सॉल्यूशन को, ये एक इतनी ब्यूटीफुल, मैंने जैसे बोला, ये इतनी खूबसूरत कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं मिलेगी, SIP हो या STP हो। ये कॉन्सेप्ट हम हमारे तरीके से अगर मोल्ड करें ना, तो हम बहुत अच्छा उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, रिवर्स STP की बात हमने करी कि मेरे रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले मैं ये रिवर्स सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करूं। अब रिवर्स SIP विच इज ऑल्सो कॉल्ड SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, क्या होता है, कब यूज करना चाहिए, और बेसिकली मतलब फीचर्स क्या है इसके? सो विड्रॉल यानी आप सब, एक सिंपल चीज़ है कि हम जो हमने निवेश किया है, जिसकी चीज़ के लिए निवेश किया है, वो अभी हमारा वक्त आ गया है कि रिटायरमेंट आ गया है नज़दीक में। तो अभी मुझे सैलरी के, जितनी सैलरी मैं विड्रॉ कर रहा था या मुझे मिल रही थी, उतनी मुझे एक रकम आनी चाहिए। एक हमारी ये ज़रूरत होती है, एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हम कहते हैं, या एसेंशियल्स जो होते हैं, उतनी रकम। तो एग्जैक्टली SWP काम करता है उसी तरीके से, जैसे हमने SIP में किया है, हमारे बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में गया है, यहाँ से म्यूचुअल फंड से आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, हर महीने आ जाता है। 1 तारीख अगर आपने सिलेक्ट की तो विदिन T+, आपने अगर डेट फंड में किया है उसको SWP से, तो आपको T+1 में, यानी नेक्स्ट दिन 1 तारीख में ही मिल जाएगी। आपने अगर 30th रखा है तो 31st को आपको सैलरी जैसी मिलती थी। जैसे मतलब अगर मैं रिटायरमेंट के बाद वाले फेज की बात करूं तो पेंशन की तरह ही आ सकता है। एब्सोल्युटली, पेंशन से भी, पेंशन एक हाथ मैं कह सकता हूँ कि कम हो सकती थी है, यानी डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर, बट इट विल नॉट इंक्रीज, पेंशन डजंट इंक्रीज। दिस इज SWP कैन बी इंक्रीमेंटल ऑल्सो। कैसे मतलब व्हाट इज इंक्रीमेंटल SWP? अगर जैसे मेरे खर्चे बढ़ने वाले हैं, अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ 55 में, आई हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 85 to 90, मीन्स नदर 30 years, ओके, 30 years में अगर मेरी 7% इन्फ्लेशन, यानी मेरे जो मैंने पिछले 20-30 साल से जो जमा किया तो खर्चे बढ़े, तो यहाँ पर भी बढ़ने वाले हैं। रिटायर पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, ओके। और यही चीज़ है कि यहाँ पर इंक्रीमेंटल की जरूरत पड़ेगी, ओके। ये आपके फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दे सकते आपको, और यही चीज़ आपको SWP करके दे सकती है। यानी हर साल अगर आपको लगा कि आपने अगर शुरुआत में फर्स्ट मंथ ऑफ योर रिटायरमेंट यू स्टार्टेड विदड्रॉइंग से अबाउट 1 लाख रुपीज, okay, next per month 1 lakh rupees you have accumulated that type of corpus, and you have started withdrawing 1 lakh rupees. Next year you can withdraw, you can again registered an SWP of additional 7%, means 1,07,000. Okay, तो ये कैसे इससे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए हर एक निवेशक को कि आप जो कॉर्पस का, जो आपका कॉर्पस ग्रो हो रहा है, उससे जो रेट से ग्रो हो रहा है, से अबाउट अज्यूमिंग माय ओवरऑल रिटायरमेंट कॉर्पस इज ग्रोइंग एट एन एवरेज 9%, ओके, बिकॉज आई हैव कंजर्वेटिव, आई बिकम मॉडरेट, आई हैव कम डाउन माय एक्सपोजर, और मैं 9% से ग्रो हो रहा हूँ मेरी एंटायर कॉर्पस, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 6%। तो ये बफर जो है 3% का, ओके, तो दैट विल अलाउ यू टू नॉट इरोड योर कैपिटल।
राइट। सो दिस ये आपको ध्यान में रखना है। SWP करना बहुत इजी है, लेकिन इट हैज बीन abused a lot. मैनेज करना करेक्टली इज So वेरी you need somebody to manage this properly, so that he and guide you properly on this, कि आपको ये जो चीज़ है कि बहुत सारे निवेशक ने ये बहुत गलतियां की है कि इक्विटी से ही SWP चालू किया है। सर SWP की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने अभी बोला भी कि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि अपनी इक्विटी फंड से ही SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल लगा देते हैं। क्या गलती है वो, कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? और आपने ये भी बोला कि ये जो SWP जैसा फीचर है इसको काफी ज्यादा अब्यूज भी किया गया, मिसयूज इसका बहुत हो जाता है। राइट, तो यही एग्जैक्टली हुआ है पिछले अगर 20 महीने से देखें। अगर कहीं रिटायर क्लाइंट है और उसको मार्केट ने ग्रोथ ही नहीं दी है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, मेरी कॉर्पस है, वो एक एवरेज इक्विटी के हिसाब से 12% एवरेज देनी चाहिए, वो ये एक्सपेक्टेशन से चल रहा है और वो विड्रॉ कर रहा है, अपने हिसाब से विड्रॉ कर रहा है और मार्केट बड़ी नहीं है। ओके, इट हैज नेगेटिव ऑल्सो इन सम टाइम्स। सो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। तो मार्क टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट में SWP करना रिस्की हो सकता है। बहुत जगह यहाँ पर ये गलतियाँ होती है और निवेशकों को फिर बैड एक्सपीरियंस होता है। SWP इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, बहुत ही, जैसे मैंने SIP को खूबसूरत बोला है, उसी तरह से SWP भी अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन आप अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी में उसको एलोकेट करें, और इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं बकेट स्ट्रैटेजी, 3 बकेट स्ट्रैटेजी। ओके, जैसे आपने एक बाल्टी है आपकी 3 लीटर की बाल्टी है, दूसरी 5 लीटर की बाल्टी है, और बड़ी वाली जो है 10 लीटर की बाल्टी है। ओके, ये 10 लीटर की और 5 लीटर की और 3 लीटर की, ये आप सिर्फ उसको ईयर वाइज करो, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। ओके, 3 इयर्स का कॉर्पस यानी अगले 3 साल का कॉर्पस मैंने डेट में रखा है, लिक्विड डेट, या जो मार्क टू मार्केट इतना नहीं रहता है। ओके, उसमें वोलेटिलिटी सबसे कम रहती है। यहाँ से मैं SWP करते रहूँगा, मंथली मुझे जो चाहिए रकम वो यहाँ पे अगले 3 साल की कॉर्पस बचे। सेकेंड कॉर्पस इज माई स्टेबिलिटी ग्रोथ। ओके, दिस इज माई हाइब्रिड कॉर्पस। ये बाल्टी खत्म होने आ रही है, यहाँ से मैं STP से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, राइट। और ये बड़ी वाली बाल्टी है, वो मेरी इक्विटी, मेरी वेल्थ वाली बाल्टी है। ओके, मतलब प्योर इक्विटी। 10 साल। अभी आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी स्कीम देख लीजिए, आपको 10 साल के रोलिंग रिटर्न में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखेगा। ये 10 साल की बाल्टी है। आपको ये 10 साल की बाल्टी जैसी बढ़ गई, जैसे 2024 की रैली हुई थी, आपने ये बाल्टी को ये बाल्टी में कन्वर्ट कर लिया, डाल दिया। ओके, सो इतनी खूब इजी, बेसिकली आपने हर चीज़ है। दिस विल गिव यू अ लॉन्गेटिविटी। आपके पैसे 90 साल के जो आपकी उम्र तक आप इजीली मैनेज, आप लेगेसी भी कर सकते हो। ये बाल्टी तो बढ़ने वाली है, 10-10 साल आप देने वाले हो, उसको बढ़ने वाले। ये बाल्टी को आप, जैसे ये अभी सिचुएशन है 2024 से पिछले 2 साल ऑलमोस्ट होने आएगी, मार्केट ने अगर कुछ नहीं किया, और 30 साल एंड द लॉन्गेस्ट डेट व्हाट वी से बेयर मार्केट फ्रॉम 2000 to 2003, longest. Okay, this was the longest where the market didn't do anything. Too many of बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, नेगेटिव। ओके, एक भी आप अगर याद करके दे बोल सकते हैं तो इट इज वाज अ नेगेटिव 3 years. Then also, if this person is having 3 years basket, he was getting his guaranteed cash flows monthly. उनको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। पैनिक ही नहीं था, हाइब्रिड्स अपना काम कर रहा था तब तक। और आपकी इक्विटी ने 2004 से लेके 2008 में तो पूरा गेम ही बदल दिया। तो हर सिचुएशन में अगर आपने इस तरीके से आपकी रिटायर क्लाइंट्स, खास करके अगर रिटायर क्लाइंट ने ये स्ट्रैटेजी को अगर अपनाया, तो देर विल बी नो पैनिक, देर विल बी नो रिक्वायर। बट दिस इज योर मंथली कैश फ्लो। ओके, आपको आपके इमरजेंसी, कंटिजेंसी, खास करके रिटायरीज ये मिस आउट करते हैं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन रिटायरी हैज टू हैव अ कंटिजेंसी एंड इमरजेंसी कॉर्पस ऑल्सो। ठीक है, वो तो मुझे लगता है एनी इन्वेस्टर should उसके have पास 6 मंथ का इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग की मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है दिव्या कि निवेशक जो होते हैं वो इस पे ही सहमत रहते हैं। हाँ। और ये वाली बास्केट है ना, ये फर्स्ट वाली जो बकेट है 3 years की, वो आपकी इमरजेंसी बकेट नहीं है, ये आपकी सिर्फ मंथली कैश फ्लो वाली बकेट है।
So you इसके should beside एक इसके emergency beside. vehicle. Say about a retiree, okay, like there are so many retiree who will have senior citizen who will have their children abroad. They do travel. If there is a grandchild, they will go to and meet the grandchild, travel abroad. These are all contingency expenses. They need to be provision for that. ठीक है, मैंने वैसे सर सोचा था आप आओगे तो मैं आपसे बात करूंगी 3 टर्म्स डिफाइन करने की, वही STP, SWP, फ्लेक्सी सिप क्या होती है, ऑल दैट। बट मुझे लगता है ये जो हमारा एपिसोड है आज का, ये आफ्टर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि रिटायरमेंट तक कितना पैसा जोड़ना है सब फोकस कर रहे हैं इस पे, बहुत सारे लोग उस पर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा शो जो है आता है म्यूचुअल फंड्स का रोजाना डेली के, आप रिटायरमेंट कॉपर्स कैसे जोड़े। लेकिन फिर वहां से लेकर जब आप 60 पर रिटायर हो जाओगे, फिर आपको आपकी 80 तक की, 85, 90 तक की जो जर्नी है उसको कैसे स्मूथ बनाना है, ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट था जाना, और आपने बहुत हेल्प की इसमें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, एंड वी विल लुक फॉरवर्ड कि आपको लाइव शोज में भी हम लोग इंटरेक्शन के लिए बुलाएं। Thank you so much, Divya. Thank you. Thank you. Thank you.